चलो बैठो बेटा। तो विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण या विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक के उपभेद होते हैं, बाकी किसी का कोई उपभेद नहीं होता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। वह 2 भेद कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक एक निश्चित संख्या होगी और एक, इसी आधार पर संख्यावाचक के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ऐसे ही परिमाणवाचक के 2 भेद हो जाते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक और एक हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। बाकी किसी का कोई भेद नहीं होता है। 2 ही सर्वनाम के भेद होते हैं, एक संख्यावाचक का और एक परिमाणवाचक का। इनके 2 भेद है। एक संख्यावाचक, तो संख्या में यही शब्द आता है, एक निश्चित और, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो गए, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह परिमाण, परिमाण यानी मात्रा, वेटेबल जो हो, जिनको हम गिन न सकें लेकिन माप तौल कर सकें। तो इन माप तौल में भी एक निश्चित होगा और एक 1 किलो, 2 किलो, 10 मीटर, 50 मीटर, अगले आप कुछ दूध दे दो और निश्चित हो गया। 2 लीटर दूध दे दो, निश्चित हो गया है। 5 मीटर कपड़े दे दीजिए, तो निश्चित हो गया। कुछ कपड़े दे दीजिए और निश्चित हो गया। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक के उपभेद होते हैं 2, एक निश्चित और एक। बाकी न तो गुणवाचक का कोई उपभेद है और ना ही सार्वनामिक का कोई उपभेद है। विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण का कोई उपभेद नहीं होता है। गुण मतलब क्वालिटी। आप बहुत ईमानदार हो, तो ईमानदारी आपका क्या है? गुण है। आप बहुत अच्छे हैं, तो अच्छाई आपका क्या है? आप बहुत तेज हो, तो तेजी शब्द क्या है? आपका गुण है। आप बहुत मेहनती हो, तो मेहनती शब्द क्या है? गुण है। यानी जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए। आप बहुत गोरे हैं, तो गोरा शब्द क्या हो गया? गुण है। आप बहुत काले हैं, काला शब्द क्या हो गया? गुण है। आप बहुत लंबे हैं, तो लंबाई शब्द क्या हो गया? गुण हो गया। आप नाटे हैं, तो नाटा शब्द क्या हो गया? गुण हो गया, है ना। तो जो आपके गुण को, संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रदर्शित करता है, आकार, आकृति, रंग, रूप, ठीक है ना। आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत बेईमान हैं, चोर हैं, आप साधु हैं, आप जेंटलमैन हैं, भद्र पुरुष हैं, तो भद्रता आपकी क्या हो गई? गुण हो गया। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट करता है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक, जैसे कहा जाए
कि 5 आम लाइए, तो यह निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब कुछ आम लाइए, 5 किलो चीनी दो, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब कुछ चीनी दे दो, अनिश्चित हो गया। लाइट आ रहा है जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए, गुणवाचक विशेषण में गुण अच्छा है, सुंदर है, परिश्रमी है, ईमानदार है, बुरा है, कुरूप है, झूठा है, ठीक है, काला है, सफ़ेद है, हरा है, छोटा है, बड़ा है, गोल है, चौकोर है, देसी है, विदेशी है, बाहरी है, भीतरी है, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का हो जाता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जब निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है तो उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जब निश्चित मात्रा का बोध कराता है 2 लीटर दूध लाइए, तो निश्चित है कि दूध कितना चाहिए? 2 लीटर। कुछ दूध दे दो भैया, तो अनिश्चित। अब कुछ में 5 लीटर भी दे सकता है, 50 ग्राम भी दे सकता है कि नहीं? अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद कितना उपलब्ध है, उस हिसाब से आपको देगा। तो जब निश्चित दिया जाए तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित हो तो सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के पहले, यही समझना है आपको। बाकी ये 3 तो समझ में आ गया कि जो गुण, रंग, रूप, आकार, आकृति को, दोष को बताए वह गुणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या को बचाए वह निश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक संख्यावाचक है, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराए वह अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक वैसे ही परिमाणवाचक, जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए वह परिमाणवाचक विशेषण है, और जब निश्चित मात्रा का बोध कराता है तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक को समझना है। सार्वनामिक विशेषण वह होता है कि जहां संज्ञा और सर्वनाम से पहले, संज्ञा या संज्ञा शब्द से पहले जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वही, जैसे कहा जाए कि यह पेन मेरा है, तो पेन शब्द यहाँ संज्ञा है और संज्ञा के पहले यह शब्द आ गया। यह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यह नहीं, सार्वनामिक हो जाएगा। सार्वनामिक, जब संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कहा जाए वह घर मेरा है, तो घर शब्द क्या है? और संज्ञा के पहले वह शब्द आ गया, वह सर्वनाम है। तो यहाँ वह सर्वनाम किस सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है? तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में। यानी वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आता है उसको हम सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? गुणवाचक विशेषण जब किसी संज्ञा शब्द का या सर्वनाम शब्द के गुण को, रंग को, रूप को, आकार को, आकृति को, दशा को बोध कराता है तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। जब उसकी संख्या का बोध कराता है तो वह संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब उसकी मात्रा का बोध कराता है तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जब निश्चित संख्या का बोध कराता है तो निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्या का बोध कराता है तो अनिश्चित संख्यावाचक।
न निश्चित मात्रा का बोध कराता है तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। और वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब देखिए विशेषणों की तुलना की जाती है। विशेषणों की तुलना कैली यानी विशेषण की अवस्था कह सकते हो कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। एक होता है मूल अवस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हो गई? तीन। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और इसी को हम कहते हैं विशेषण की तुलना करना। मूलावस्था में विशेषण की जो मूल अवस्था है, मूलावस्था में विशेषण शब्द की तुलना नहीं होती है, यह ध्यान रखिए। मूल अवस्था में विशेषणों की तुलना नहीं होती है, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे कहा जाए कि विनय अच्छा लड़का है, विनय अच्छा लड़का है। यहाँ अच्छा शब्द जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। और अच्छा शब्द का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे विनय गिरीश से बहुत अच्छा लड़का है। विनय गिरीश से बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा का उत्तरावस्था क्या हो गया? अच्छा मूलावस्था हो गया, और अच्छा का उत्तरावस्था बहुत अच्छा हो गया। उत्तमावस्था में होता है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके एक को बहुत अच्छा और एक को बहुत बुरा सिद्ध किया जाता है। जैसे कहा जाए कि विनय सबसे अधिक अच्छा लड़का है, विनय सबसे अधिक अच्छा लड़का है, तो यानी कि उससे अधिक अब कोई दूसरा, तो सबसे अधिक क्या हो गया? उत्तमावस्था। बहुत अधिक क्या हो गया? उत्तरावस्था। और अच्छा शब्द क्या हो गया? मूल अवस्था। यानी मूल अवस्था में विशेषण की कोई तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, और एक को अच्छा और एक को बुरा नहीं सिद्ध करते, एक को अच्छा सिद्ध कर देते हैं। अब ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आ गया इसका मतलब कि उससे सब खराब है, तब वो उत्तमावस्था आ जाएगा। जब एक को सुपीरियरिटी महसूस करा दिया जाए, दूसरे को गलत सिद्ध कर दिया जाए, तब उत्तमावस्था। और एक को एक दूसरे से अच्छा सिद्ध किया जाए तो वह उत्तरावस्था। और जब उसी को केवल कहा जाए तो वह मूलावस्था। यानी मूल अवस्था में तुलना नहीं होता है। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में एक दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है और दूसरे को बुरा सिद्ध किया जाता है। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अल्प, अल्प शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण है, और अल्प मूल अवस्था हो जाएगा। और इसका उत्तरावस्था क्या होगा? अल्पतर। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? अल्पतम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। ठीक ऐसे ही उच्च का बताइए। उच्च जो है मूल अवस्था हो जाएगा, उच्चतर जो है उत्तरावस्था हो जाएगा, और उच्चतम जो है उत्तमावस्था हो जाएगा। कठिन का कठिन मूल अवस्था, कठिनतर,
उत्तरावस्था और कठिनतम उत्तमावस्था। निम्न का निम्न मूल अवस्था, निम्नतर उत्तरावस्था और निम्नतम मूल अवस्था उत्तमावस्था। प्रिय का प्रियतर और प्रियतम। मृदु का मृदुतर और मृदुतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर उत्तरावस्था, श्रेष्ठतम उत्तमावस्था। सुंदर का सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम मूला उत्तमावस्था और सुंदर मूल अवस्था। यानी मूल अवस्था में विशेषण की तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में विशेषण की तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की जाती है, और उत्तमावस्था में विशेषणों की तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की तो जाती है, लेकिन एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है तो दूसरे को बुरा सिद्ध कर दिया जाता है। कहा जाए चींटी सूक्ष्म है, चींटी सूक्ष्म है और चींटी उससे सूक्ष्मतर है, चींटा से सूक्ष्मतर है। चींटी चींटा से सूक्ष्मतर है और चींटी सबसे उच्चतम है, सूक्ष्मतम है, तो उत्तम अवस्था आ जाएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। ठीक है, ऐसे ही दृढ़ का हो जाएगा। दृढ़, आप बहुत दृढ़ हो तो दृढ़ शब्द मूल अवस्था। आप उससे दृढ़तर हो तो उत्तरावस्था। आप सबसे अधिक दृढ़तम हो तो उत्तम अवस्था। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हुई? 3 अवस्था। उत्तम मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण की तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में विशेषण की तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की जाती है, और उत्तमावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ और एक को नीचा दिखाया जाता है। एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। विशेषण शब्दों की रचना किससे होती है? विशेषण किससे बनते हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, यानी विशेषण की रचना, विशेषण का निर्माण जो है संज्ञा शब्द से होता है और संज्ञा से होता है और क्रिया से होता है। और संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय। ये आपको ध्यान रखना है, विशेषण शब्दों का निर्माण जो है इन्हीं 4 से होता है। विशेषण शब्द की रचना जो है, विशेषण किससे बनते हैं? संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं और अव्यय से बनते हैं। विशेषण शब्दों का निर्माण जो है 4 से होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। यह ध्यान रखिए कि विशेषण शब्दों की रचना या विशेषण शब्दों का निर्माण किससे होता है? तो संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा, सर्वनाम शब्द से विशेषण बनेगा, क्रिया से विशेषण बनेगा और अव्यय से विशेषण बनेगा। जैसे आदर शब्द संज्ञा शब्द है, आदर शब्द संज्ञा शब्द है, आदर से विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय, आदरणीय। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब भारत से विशेषण क्या बनेगा? यह भारत है और हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, यह मेरी विशेषता है। मेरी विशेषता क्या है कि हम भारतीय हैं। तो भारतीय शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब भारत शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा से विशेषण का निर्माण होता है। भारत से क्या बनेगा? भूगोल से क्या बनेगा? भूगोल भी एक विषय है, भौगोलिक। इतिहास से क्या बनेगा? नगर से क्या बनेगा? कुल से क्या बनेगा? कुलीन। यह मेरा कुल है, कुल शब्द संज्ञा हो गया, हम कुलीन हैं।
तो कुलीन शब्द विशेषण हो गया। पंजाब, पंजाबी, यह पंजाब है तो संज्ञा शब्द हो गया। हम पंजाबी हैं तो विशेषण हो गया। बंगाल से, धन से क्या बनेगा? धनी या धनवान। चमक से क्या बनेगा विशेषण? धर्म से विशेषण क्या बनेगा? विष से क्या बनेगा विशेषण? विषैला। नमक से नमकीन। लखनऊ से लखनवी, लखनवी अंदाज है। लखनवी, लखनऊआ नवाब भइल बड़का, कहते हैं ना कि लखनऊआ नवाब भइल बड़का। बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम प्रसिद्ध है। बनारस की सुबह, बनारस जो है, आप सुबह में भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगी है, वहाँ सारे लोग भोर में जग जाते हैं। यह आदत है, वहाँ की परंपरा है। और सब लोग स्नान ध्यान करके बड़का चंदन लीलार पर लगा के, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सब टीका चंदन लगाते हैं, गंगा नहाते हैं, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, सब मस्त हो जाते हैं। सुबह ही और लखनऊआ में सवेरे 10 बजे सूते लसन, वो साँझी के नहा धो के आप निकलिए सन। तो इसीलिए कहा गया है कि बनारस से सुबह बनारस और शाम लखनऊ। घूमना है तो सुबह में बनारस घूमना है तो सुबह में घूमिए, और लखनऊ घूमना है तो शाम को। यह कहावत है कि सुबह बनारस और शाम लखनऊ। लखनऊ में सवेरे 9 बजे ले बुझाएगी सब सुतल बड़ा सा, रोड खाली, और शाम के जाम लग जाएगी। और बनारस में सुबह ये जाम हो जाएगी। दोपहर में तो सगरी जाग जाला था, लखनऊ बनारस सगरी। ठीक है। भूख, भूख से विशेषण क्या बनेगा? भूख से विशेषण शब्द क्या बनेगा? मर्म से क्या बनेगा? प्रकाश से, दया से दयावान। ठीक। तो ये संज्ञा शब्द से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। सर्वनाम है यह मेरी किताब है, तो यह सर्वनाम है। और यह से विशेषण बनाना हो, क्या बनेगा? ऐसा। यह से, वह से, जो से, में से मैं, में से मेरा, मैं से मेरा, कौन से कैसा, तू से तेरा या तुम्हारा, आप से आपका, उन से उनका, उन से बन जाएगा। तो ये सारे के सारे विशेषण थे। यह, वह, जो, मैं, कौन, तुम, आप, उन। और इससे विशेषण बनेगा यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, कौन से कैसा, तू से तेरा, आप से आपका, और उन से। तो संज्ञा शब्द से विशेषण का निर्माण हुआ, सर्वनाम शब्दों से विशेषण का निर्माण हुआ। अब होता है क्रिया से विशेषण का निर्माण। जैसे पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। अब पढ़ना से विशेषण क्या बनेगा? नहीं, पढ़ाई भी क्रिया है ना। पाठक, हम पाठक हैं, हम सब क्या हैं? पाठक हैं। तो पाठक विशेषण होगा। पढ़ना से क्या बनेगा? चलना से चालक या चालू, खेलना से खिलाड़ी, गाना से गायक, लिखना से लेखक, लूटना से, बेचना से क्या बनेगा विशेषण? बिकाऊ। वेरी गुड। बेचना से बिकाऊ। लड़ना से विशेषण क्या बनेगा? लड़ाकू। तैरना से तैराक, तैराक। भूलना से विशेषण क्या बनेगा? भुलक्कड़। घूमना से विशेषण क्या बनेगा? अब पीना से विशेषण क्या बनेगा? पियक्कड़। ठीक। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण हुआ, सर्वनाम शब्दों से विशेषण का निर्माण हुआ, और क्रिया शब्द से विशेषण का निर्माण हुआ। अब होता है अव्यय से विशेषण का निर्माण। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय दो होते हैं ना, एक विकारी और एक। तो आगे, मैं आगे था, तुम आगे थी,
लिंग वचन गया बदल गया। एक पुल्लिंग है, मैं आगे था, पुल्लिंग का वाक्य है, और तुम आगे थी, स्त्रीलिंग का वाक्य है ना। लेकिन आगे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे वो लिंग पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, आगे आगे ही रहा। तो वह क्या है? अव्यय, जिसमें कोई लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, वह क्या है? अब विकारी या अविकारी, और उसको कहते हैं अव्यय। तो आगे का क्या बनेगा? विशेषण। आगे से विशेषण क्या बनेगा? अगला। अगला। पीछे से क्या बनेगा? पिछला। ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी। सतह से क्या बनेगा? अब बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचली, आखिर से आखिरी। तो विशेषण शब्दों का निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। यह ध्यान में रखिएगा। यह विकल्प में दे देगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों का निर्माण किससे होता है? दे देगा संज्ञा, प्रविशेषण, वाक्य, शब्द, और कहेगा कि इसमें से किससे विशेषण का निर्माण होता है? तो संज्ञा से। इन चारों को ही याद रखना है कि विशेषण जब भी बनेगा, संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, क्रिया से बनेगा और अव्यय से बनेगा। क्रोध का विशेषण क्या होगा? क्रोधी। ग्राम का ग्रामीण या ग्रामवासी। परिवार का पारिवारिक। समाज का सामाजिक। अब प्रकाश का विशेषण क्या बनेगा? प्रकाशित या प्रकाशमान। ठीक है। कठिनतर में विशेषण की कौन सी अवस्था है? कठिनतर, उत्तरावस्था। कठिनतम में उत्तम अवस्था। लड़ना का विशेषण क्या बनेगा? लड़ाकू। लड़ना का लड़ाकू। वह का विशेषण क्या बनेगा? वैसा। विनय अच्छा बालक है, इसमें कौन सी विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। मनीष दुष्ट व्यक्ति है, मूल अवस्था है, लेकिन कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। उसके गुण को बता रहा है कि गुण बता रहा है ना कि मनीष दुष्ट व्यक्ति है। मेरा भाई बहुत छोटा है, मेरा भाई बहुत छोटा है। शैलजा अत्यंत सुंदर है। मनीष निरा बुद्धू है, एकदम बुद्धू है। अंजलि काफी बड़ी है। गुलाब एक सुगंधित पुष्प है। मूल अवस्था। लंबा लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? लंबा शब्द। लंबा लड़का खेल रहा। दुकानदार के पास थोड़े फल हैं, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। कौन सा परिमाणवाचक? अनिश्चित परिमाण। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक होगा। यह पुस्तक, वह पुस्तक धार्मिक है, कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। पुस्तक के पहले वह शब्द आ गया, तो जब संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आ जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण। तो वह पुस्तक धार्मिक है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? मार्ग पथरीला है। मार्ग पथरीला है, तो मार्ग की विशेषता क्या है? तो पथरीला शब्द कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। रास्ते के गुण को बता रहा है कि मार्ग पथरीला। विशेषण के कितने भेद हैं? कौन कौन से? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मूल अवस्था,
उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था में विशेषण की कोई तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में विशेषण की तुलना दो वस्तुओं के बीच की जाती है और उत्तमावस्था में विशेषण की तुलना दो वस्तुओं के बीच करके एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। ठीक।